हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर पर हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसको आप खुद से पढ़कर भी समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके, और ये ऑलमोस्ट खुद ही में एक नोट्स है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम बर्थ को कंट्रोल कैसे करें, चाइल्ड बर्थ को कैसे कंट्रोल करें। हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, और ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल मेथड्स पता होने चाहिए कि किन किन तरह से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन हमने किया है दो मेथड्स को, एक तो टेम्पररी होगा तो दूसरा कौन सा होगा, परमानेंट मेथड होगा। जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले वन बाय वन टेम्पररी मेथड्स के जितने भी फॉर्म हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है नेचुरल, टेक्स्ट बुक में उसे सेफ पीरियड या रिदम मेथड भी कहा गया है। बेसिकली ये मेथड होता क्या है? बेसिकली ये मेथड ये है, हम एक अंदाजा लेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7 दिन पहले यानी कि एक हफ्ते पहले, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन बाद, एक यानी कि एक हफ्ते बाद हम इंटरकोर्स करें, ताकि यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस ना हो। तो ये एक बात हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें एक केस ये भी है, एक क्या कह सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि एक्चुअली जो ओवुलेशन है वो 14th डे पर होता है, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये जरा भी आगे पीछे हो गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर फेलियर का रेट काफी आपको ज्यादा मिलेगा। यानी कि नेचुरल मेथड में है क्या, आप इंटरकोर्स कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक हफ्ते पहले या मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक हफ्ते बाद। दूसरा है कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉवल जिसे कहा जाता है। जब कॉपुलेशन हो रहा है, जब इंटरकोर्स हो रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये हो सकता है कि मेल पार्टनर जो है वो अपना पेनिस क्या कर दे, रिमूव कर दे, ताकि एजैकुलेशन वजाइना में ना हो, और इस तरह से हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पर इसमें भी फेलियर का रेट क्या है, काफी ज्यादा है, प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, जब अब बच्चा बॉर्न हो गया तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लैक्टेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, कोलोस्ट्रम क्या करेगा, रिलीज होगा। तो इसी तरह से लैक्टेशनल एमेनोरिया जो पीरियड है, यानी कि लैक्टेशन का जो पीरियड है, इसमें ये ऐसे होता है कि यहाँ पर भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, ओवुलेशन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जब तक माँ जो है ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चे को, यानी कि लैक्टेशन पीरियड उसका चालू है, तो कंसेप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। पर इसमें भी फेलियर के चांसेस ज्यादा है। तो ये नेचुरल मेथड्स हैं। और एक मेथड है जिसका नाम है केमिकल मीन्स या स्पर्मिसाइड्स भी कहा जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फीमेल पार्टनर जो है बिफोर इंटरकोर्स फोम्स हो गया, टैबलेट्स हो गए, जेलीज हो गए या क्रीम्स को इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। और ये बिफोर इंटरकोर्स ये सारी चीजें अपने वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिससे क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर इसके अंदर डर ये है कि एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या तो यहाँ पर हाई चांसेस ऑफ फेलियर भी है। अब आएंगे हम मैकेनिकल मीन्स पर, या बैरियर मेथड्स भी जिसे कहा जाता है। ये तो नेचुरल हो गए। हाँ, अब आते हैं हम मैकेनिकल मीन्स पर। मैकेनिकल मीन्स में सबसे पहला कॉन्डम है। कॉन्डम जो है बेसिकली एक रबर की बेसिकली एक शीट होती है। तो जब कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म का जो है ये मोशन जो है कॉन्डम के जरिए क्या हो सकता है, रुक सकता है। ये काफी ज्यादा सेफ और इफेक्टिव मेथड है। ना कि इससे सिर्फ बर्थ कंट्रोल हो सकता है, बल्कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स से भी बचाता है। टेक्स्ट में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हम इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है निरोध, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कॉन्डम को जो है यहाँ पर जो हमारे किताब में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो निरोध है। दूसरा हम आते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्स होते हैं। ये जो डिवाइसेस है ये रबर के बने होते हैं, और ये कौन यूज करता है, फीमेल यूज करती है। ये क्या करते हैं, बेसिकली स्पर्म की एंट्री सर्विक्स में लाने के लिए क्या कर देते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक में इसका एक फोटो मिल जाएगा, डायफ्राम का आपके पास फोटो है वहां पर, ठीक है। तो ये अगर फीमेल यूज कर ले तो सर्विक्स की एंट्री, सॉरी स्पर्म की एंट्री जो है सर्विक्स में हो नहीं पाएगी, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। थर्ड जो है वो है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जिसे आईयूडीज भी कहा जाता है, ठीक है। आईयूडीज में बेसिकली दो तरह के होती हैं। एक होता है लिपल लूप, मैं आपको बताने के यहाँ बताता हूँ उसका फोटो कि कैसे होता है वो। तो आप यहाँ पर
लिपल्स लूप को देख पा रहे हैं, ये जो एच शेप आपको दिखाई दे रहा है ये एक लिपल लूप्स है। सर्विकल कैप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि सर्विकल कैप्स कैसी होती है। तो इन्हें हम आईयूडीज कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं। लिपल लूप जो है ये इसका जो प्रिवेंशन जिस तरह से प्रेगनेंसी को ये करता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली है। ये एक्चुअली एक एस शेप का लूप होता है। ये क्या करता है, आप जब इसको इंसर्ट कर देते हैं यूटेराइन कैविटी में, तो बेसिकली ये क्या होगा, पूरे यूटेराइन कैविटी को एक्यूमुलेट कर लेगा और ये क्या करेगा, ये एक तरह से फैगोसाइटोसिस करेगा। किसका? स्पर्म्स का। फैगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म को एनगल्फ करना क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। और इस तरह से जब कॉपुलेशन होगा तो स्पर्म रिलीज होगा, तो अगर ये इनका फैगोसाइटोसिस कर लेगा तो स्पर्म आगे बढ़ नहीं पाएगा और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या कॉपर टी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर ये भी क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सरप्रेस कर देता है और ये भी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की वो क्या कर देगा, कम कर देगा। पर ये याद रखिए, इसके अलावा ये तो एक प्रेगनेंसी को रोक तो सकता है, पर इसके अंदर एक और भी कुछ इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो ये है कि ड्रॉबैक इसका जो है वो इन्फेक्शन का ड्रॉबैक है। अगर आप इसको आईयूडीज के बारे में गूगल करेंगे, लिपल्स लूप के बारे में, तो आपको एक आर्टिकल भी मिलेगा जिसमें बीएमसी हॉस्पिटल का वो आर्टिकल है जिसमें एक औरत के यूटेराइज, ये क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी के अंदर लाइक 50 इयर्स की वो हो गई थी, तकरीबन 50 इयर्स तक उसके यूटेराइन कैविटी के अंदर लिपल्स लूप वहीं पर था। तो ये काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है। इसके अलावा ओकेजनल आपको हेमरेज हो सकता है वहां पर। अब जाएंगे हम आगे, आगे की तरफ हम जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब उसके आगे और जो दो मेथड्स है जो मैकेनिकल में आते हैं वो है फिजिकल ओरल डिवाइसेस है। फिजिकल ओरल डिवाइसेस बेसिकली जो पिल्स होती है वो टेक्स्ट बुक में उसके लिए नाम दिया है, सहेली करके नाम दिया है। ये इसका काम क्या होता है, ये पिल्स का काम क्या है? ये पिल्स का बेसिकली बेटा काम ये होता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो होगा ये, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे ये हो जाता है एक्चुअली में कि ओव्यूलेशन को क्या कर सकता है, वो रोक सकता है। तो इस तरह से कंसेप्शन को रुकाया जा सकता है। इसके अलावा ये जो है सर्विकल म्यूकस जो होता है, सर्विक्स में जो म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को भी ऐसे अल्टर करता है जिससे स्पर्म की एंट्री वहां पर ना हो। पर इस पिल्स के भी साइड इफेक्ट है, जैसे कि नोजिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, टेंडरनेस इन ब्रेस्ट हो सकता है, कुछ ब्लड लॉस भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस के बारे में। और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है अदर्स में बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट आता है। ये एक टाइनी छोटा सा रॉड होता है, माचिस की तीली जैसे होती है वैसे होता है। ये कहाँ डाला जाता है, ये डाला जाता है अपर आर्म के स्किन के अंदर डाला जाता है। इनके अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन होता है, ये सेम पिल्स की तरह काम करते हैं और ये प्रेगनेंसी को 3 से 4 साल के लिए क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो मेथड्स होने के बाद टेम्परेरी मेथड्स तो हो गया हमारा। अब हम जाएंगे परमानेंट मेथड के ऊपर। परमानेंट मेथड में दो मेथड्स है जो काफी सिंपल है, एक है ट्यूबेक्टोमी और एक है वेसेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, बेसिकली आप ट्यूबेक्टोमी में देखेंगे तो जो वास डिफरेंस है उसे कट कर दिया जाएगा। जब वास डिफरेंस को आप कट कर देंगे तो इससे होगा क्या, स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उस हिसाब से क्या कर पाएंगे, आपका ये प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वैसे ही हम आते हैं वेसेक्टोमी के ऊपर। वेसेक्टोमी में हम फेलोपियन ट्यूब्स को क्या कर देंगे, कट कर देंगे और टाई कर देंगे। इससे क्या होगा, गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो ये आपके थे, ये जो दो आपके थे वो है आपके पर। अब इसके बाद जो है हम जाएंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एमटीपी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट काफी इजी है, ये कोई बायोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ये सारे पार्ट जो आगे हैं मतलब काफी सिंपल सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं उसको। आगे वाला जो पार्ट है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे बात करता है, जिसे हम एमटीपी भी कहते हैं, और इसके ऊपर एक कानून भी है, ठीक है। उस कानून के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो कानून आप अपने टेक्स्ट बुक में से खुद से पढ़ सकते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में बेसिकली ये है
कि हम चाहते हैं कि अब प्रेगनेंसी तो हो गई है, प्रेग्नेंट हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब जो है वॉलेंट्री अगर आप टर्मिनेशन कराना चाहते हैं, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, पहला चीज तो ये कारण है उसका। दूसरा ये कारण हो सकता है कि अगर आपको मालूम पड़ जाए फीटस के स्टेज में ही, यानी कि इनिशियल स्टेज में ही आपको मालूम पड़ जाए कि जो फीटस है वो एबनॉर्मल है, इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है, और आपको ये इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना है, यानी कि अबॉर्ट करना है, तो यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आता है। अब ये जो डिफेक्टिव फीटस का जो केस है उसको हम एमनियोसेंटेसिस के अंदर लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस में बेसिकली होता है ये है कि हमने इसके बारे में तो पढ़ा ही था, एमनियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा ही था। तो यहाँ पर बेसिकली ये होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो हमने पढ़ा था, एक लेयर होती है जो फीटस को क्या करती है, एक्स्ट्रा लेयर जो होती है जो फीटस को प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका हम क्या करेंगे, एक तरह से फ्लूइड लेंगे। फ्लूइड लेने के बाद हम ये करेंगे कि उस फ्लूइड के अंदर एक हॉलो नीडल इंसर्ट करेंगे अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से, और फिर उसके अंदर जो सेल्स है उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद अगर कोई फीटस में एब्नॉर्मलिटीज होगी तो हमें वो पता लग सकती है। पर इसका एक डेंजर भी है, इसका एक डेंजर मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि इससे बच्चे का सेक्स पता लग सकता है, यानी कि इससे पता लग सकता है कि फीटस मेल है या फीमेल है। और हमें मालूम है इंडिया में जैसे कि अक्सर लोगों को फीमेल फीटस से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर बनाया गया एमटीपी एक्ट जो 1971 में था, इसके बारे में एक पैराग्राफ है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। और इसके आगे एक और एक टॉपिक है जो एसटीडीज के ऊपर है, जिसमें एक टेबल है, तो वो टेबल में मैंने आप पर छोड़ा है, वो आपको कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे आखिरी पार्ट पर, जो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बेसिकली कब टर्म होगा कि वो इनफर्टिलिटी है या इनफर्टाइल है, तो जब 1 साल तक आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर ले और आप कंसीव नहीं कर पा रहे नेचुरली, तो वो इनफर्टिलिटी कहलाता है। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, कंजेंशियल हो सकता है, पहले से बाय बर्थ जो होता है उसे कंजेंशियल कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। अब जो इनफर्टिलिटी के कारण मोस्टली जो फीमेल्स में होते हैं वो पीसीओएस होते हैं, पॉली ओवरी सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मेल में पेनिस का साइज छोटा होना या लेस स्पर्म काउंट होना, ये चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के। अब इनफर्टिलिटी अगर माने तो 1978 से तक या उससे पहले तक ऐसा था कि अगर कोई अगर इनफर्टिलिटी है, किसी कपल ये प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो बेसिकली ये होता था, उसके दो रास्ते होते थे, या तो चाइल्ड नहीं है, बिना बच्चे के वो जिंदगी गुजार ले, या तो वो अडॉप्ट कर ले। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इनफर्टिलिटी के सोल्यूशंस है। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहला है आईवीएफ, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें हम करेंगे क्या, एक एग को, जो हम ये प्रोसेस में हम एक एग जो है वो स्पर्म के साथ कंबाइन होता है आउटसाइड दी बॉडी, जिसको टेस्ट ट्यूब में भी कहा जाता है, और फिर जाइगोट फॉर्म होता है लेबोरेटरी के अंदर, और फिर इसको क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे भेजा जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अगर बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है तो हम बॉडी के बाहर प्रोसेसिंग करेंगे। दूसरा मेथड है जो ZIFT कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली दिक्कत ये होती है कि जिनको ब्लॉकेज होता है, फेलोपियन ट्यूब में एक ब्लॉकेज पाया जाता है जो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं करता, तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम वुमन की ओवरी से एग को निकालेंगे, फिर उसको जैसे आईवीएफ में करते थे हम बाहर, बॉडी के बाहर क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे, और फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे आगे के डेवलपमेंट के लिए। फिर उसी तरह ZIFT की तरह ये होता है GIFT, यानी कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओवम को कलेक्ट करेंगे डोनर से इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और फिर उसको दूसरी फीमेल में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिसमें सरोजेट मदर का जो कंसेप्ट होता है वो आता है। ये जो टेक्निक है ये उन केसेस के लिए है जहां पर ओविडक्ट के एंट्रेंस पर हमें प्रॉब्लम आता है, तो हम वहां पर GIFT कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ओवम का डोनर से ट्रांसफर करेंगे और दूसरे फीमेल में क्या कर देंगे, उसको एंटर करवा देंगे, ठीक है। फिर आगे का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ब्लॉकेज होगा तो आगे की तो मतलब चीजें हो नहीं सकती है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम ये करेंगे कि एक सिंगल स्पर्म का सेल जो है वो इनडायरेक्टली क्या कर देंगे, सॉरी डायरेक्टली क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे किसके अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर,
और बाकी जो है फिर स्पर्म जो है नेचुरली पेनिट्रेट कर जाएगा एग में। तो ये तो हो गए। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम ये करेंगे कि कभी कभी मेल पार्टनर में जो है ये इंसेमिनेट नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्पर्म काउंट क्या होता है, लो होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्पर्म को कलेक्ट करेंगे मेल से और आर्टिफिशियली सर्विक्स और फीमेल में क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। उसके अलावा IUI होता है जिसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आप जो है यहाँ पर एक ही डिफरेंस है IUI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कि स्पर्म जो है वो यूटेराइन कैविटी में इंट्रोड्यूस होता है सर्विक्स के बजाय। ऊपर वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ पर यूटेराइन कैविटी में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा स्पर्म बैंक है। स्पर्म बैंक एक प्लेस होती है जहाँ पर आप क्या करते हैं, ह्यूमंस के स्पर्म को स्टोर करते हैं और ये जो है हेल्दी मेल जो होते हैं उन्हें स्पर्म डोनर्स कहा जाता है, जो अपने स्पर्म्स को डोनेट करते हैं। और इस तरह से ये क्या होता है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या होता है वहां पर स्टोर हो सकता है। उसके अलावा एडॉप्शन है। एक लास्ट जो टॉपिक है वो एडॉप्शन है। एडॉप्शन में अगर आपके पास बायोलॉजिकल आपका चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, ये सारे मेथड्स को आपने ट्राई कर लिए और ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रहा है, तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्ट करने के लिए लीगल एज जो है वो 21 ईयर्स की है। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर है ये। आई होप आपको सारी चीजें समझने आई होगी। काफी लोगों ने इन वीडियोस को देखा है। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज इसका रिव्यू दीजिए, आपको ये पहला चैप्टर कैसे लगा। मैं जल्दी इसके डिटेल नोट्स अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करूंगा और आपको ग्रुप पर जरूर इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।